प्यारे बच्चों, मैं राहुल सिंह आनंद बाल विद्या मंदिर शिवगंज स्कूल से। मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर खनिज के बारे में चर्चा की थी और बताया भी था आपको कि भाई किस किस देश के अंदर कौन कौन सा खनिज सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जो ये चैप्टर है आपका खनिज और शक्ति संसाधन, अब हम आज के वीडियो के अंदर हम शक्ति संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान देना आप, शक्ति का संसाधन का मतलब होता है ऊर्जा संसाधन, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, या कोई भी ऐसा खनिज है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा या शक्ति। ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे आपने मालूम होगा, आप खाना खाते हो तो आपके शरीर में ऊर्जा मिलती है, आप दौड़ते हो, भागते हो, खेलते हो, कूदते हो, ठीक है, पढ़ाई करते हो, तो ये ऊर्जा कहाँ से आई? खाने से आई। तो हमारे शरीर में उसी प्रकार यही चीज हमारे है, जो खनिज हमें ऊर्जा देगा, तो उसी प्रकार से हमारा भी विकास होता रहेगा। तो ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार, ध्यान देना, बड़े बड़े उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार आदि के लिए ऊर्जा शक्ति की आवश्यकता होती है। इसको हम दो भागों में बांटेंगे, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे। पहला है परंपरागत स्रोत, दूसरा है गैर परंपरागत स्रोत। कितने भागों में बांटा? दो भाग। प्रश्न पूछा जाए कि ऊर्जा को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तो दो भागों में, परंपरागत और गैर परंपरागत। अब हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले हम यहां लेते हैं परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं। ध्यान रखना, उसकी परिभाषा आपको पूछी जाती है बोर्ड के अंदर, तो आप बता सकते हो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं। तो देखिए, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है ईंधन और दूसरा है जीवाश्मी ईंधन। इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक ईंधन के रूप में और दूसरा है जीवाश्मी ईंधन के रूप में। तो हम बात करेंगे आज ईंधन के रूप में। ईंधन के रूप में हम बात करेंगे। इसका उपयोग खाना पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए होता है। इसका उपयोग खाना पकाने, आपने देखा होगा घर के अंदर, खाना पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए होता है। हमारे देश में गांव में 50% से भी अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होता है, मतलब कि लकड़ियों से प्राप्त होता है। आपने देखा होगा हमारे देश के अंदर 50% से अधिक ऊर्जा जो है लकड़ी, जिसको हम ईंधन के रूप में कहते हैं, उससे प्राप्त होता है। तो प्रश्न अगर आपको पूछा जाए ईंधन, तो क्या आप बिल्कुल क्लियर परिभाषा कह सकते हैं, इसका उपयोग खाना पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए होता है। हमारे देश के अंदर आज भी 50% जो लोग गांव में, वो इसका उपयोग आज भी करते हैं। अब हम बात करते हैं आगे जीवाश्मी ईंधन। जीवाश्मी ईंधन पौधे और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहते थे। जो लाखों वर्षों तक जब धरती का प्रलय हुआ, तो वहां पर जानवर और पेड़ पौधे सारे इस धरती के अंदर दब चुके थे, और ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तन हो गए। ताप और दाब के प्रभाव से किसमें? जीवाश्मी ईंधन में परिवर्तन हो गए, जिसे जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। एक बार परिभाषा वापस से, पौधे और जानवरों के जब पृथ्वी प्रलय हुई, तो उस टाइम पेड़ पौधे और जानवर, जीव जंतु जो थे वो पृथ्वी के अंदर समा गए। शॉर्ट भाषा में बता देता हूं। और जो लाखों वर्षों तक जब वो दबे रहे, तब धरती के अंदर दबे रहे, तो एक तो ताप और दूसरा उसके ऊपर दाब लगता गया और जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तन होता गया।
और जिसको हम जीवाश्म ईंधन के रूप में कहते हैं, और इसको हम बता देते हैं कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। इसको 3 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। ये तीनों भाग हमारे भूमि के अंदर जो दाब और ताप के माध्यम से ये बने, और इनको बनने में भी लाखों वर्ष लगते हैं, करोड़ों वर्ष लगते हैं। अब हम सबसे पहले लेंगे कोयला। सबसे पहले हम बात करेंगे कोयले की। ये सबसे अधिक पाया जाता है, सीधी सी बात है। पेड़ पौधे थे तो भूमि के अंदर तो सबसे अधिक कोयला ही पाया जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कोयला जो होता है वो लकड़ी के पेड़ों के गट्टे जो होते हैं वो ज़मीन के अंदर सब सरगड़ गए तो उससे वो कोयले बने। और कुछ कोयले ऐसे भी आपने देखो कि पत्थर के कोयले, ठीक है। तो ये सबसे अधिक पाया जाता है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा इस्पात में, रेल के इंजन को चलाने में इसका उपयोग अधिक किया जाता है। पुराने आपके रेल के इंजन देखे होंगे, उसके अंदर आपने देखा होगा कि एक इंजन होता है, उसके अंदर कोयला डाला जाता है, जब वो भाप बनता है और फिर वो इंजन दौड़ता रहता है। अब हम बात करते हैं आगे, कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहते हैं। ध्यान रखना, प्रश्न पूछ सकते हैं आपको, कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि इससे बिजली भी बनती है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, बिजली मिलती है। अब हम बात करते हैं आगे, विश्व में कोयले के भंडार। विश्व में कोयले के भंडार जो सबसे ज्यादा है चीन, नंबर दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा जर्मनी, चौथा रूस, पांचवा दक्षिणी अफ्रीका और छठा फ्रांस। इन देश के अंदर सबसे ज्यादा कोयले के भंडार है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिणी अफ्रीका और फ्रांस। अब हम बात करें अगर भारत में कोयले के भंडार, तो सबसे पहले बात करते हैं हम रानीगंज, उसके बाद में पश्चिमी बंगाल, फिर जरिया, धनबाद, बोकारो, झारखंड। रानीगंज, पश्चिमी बंगाल, जरिया, धनबाद, बोकारो और झारखंड। तो आपके बोर्ड के एग्जाम में नक्शे के अंदर भी बहुत से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई कोयले का भंडार जैसे बता दिया हमें कि रानीगंज पूछ ले आप, तो आप उसको पता करना कि रानीगंज किस राज्य में आया हुआ है और उस राज्य के अंदर जाके आपको रानीगंज लिखना है। और उसके बाद में बहुत से ऐसे सवाल जो है हमारे जो बोर्ड के एग्जाम के अंदर नक्शे के रूप में हमारे पूछे जाते हैं, जो 1 नंबर 2 नंबर और 4 नंबर या 5 नंबर का मैप आता है, आपके मानचित्र आता है, उसके अंदर 1 या 2 नंबर के सवाल इसमें से कोई भी पूछ सकते हैं। अब हम बात करें, जैसे हमने कोयला पढ़ लिया, जीवाश्म ईंधन पढ़ लिया, परंपरागत स्रोत हमने पढ़ लिए, तो अब हम बात करते हैं आगे पेट्रोलियम। ये सेलों की परतों के मध्य में पाया जाता है। कहां पर? सेलों की परतों के मध्य में पाया जाता है। तब इसे परीक्षणशाला, मतलब जब इसका परीक्षणशाला में भेजा जाता है, मतलब इसको, तो इसमें से विभिन्न प्रकार के उत्पादों को अलग कर दिया जाता है। आप सोचते होंगे भाई भूमि के अंदर से जब हम पेट्रोलियम निकालते हैं तो पेट्रोलियम अकेला नहीं आता, उसके साथ और भी बहुत सी चीज़ें वो साथ में लेके आता है, उसके साथ में और भी बहुत सी चीज़ें साथ में लेके, जब हम पेट्रोल को अलग करते हैं तो उसके साथ में जो जो चीज़ें बाहर निकलती है, तो ध्यान दीजिए इधर, सबसे पहले डीजल, ये पेट्रोल से अलग होता है, पेट्रोलियम से अलग होता है। उसके बाद में पेट्रोल, उसके बाद में मिट्टी का तेल, उसके बाद में मोम, उसके बाद में प्लास्टिक आदि को अलग कर पेट्रोल बनता है। आदि को इनको अलग कर दिया, इनको अलग करने के बाद में जो चीज़ बनती है वो पेट्रोल बनता है, और वो हमारे पेट्रोल हमारे गाड़ी के काम में लिया जाता है। तो वापस सुनना, ये सेलों की परतों के मध्य में पाया जाता है, तब इसे परीक्षणशाला में भेजा जाता है, परीक्षण करने के लिए भेजा जाता है, उसको शुद्ध करने के लिए भेजा जाता है, तब इसमें से विभिन्न उत्पादों को अलग कर दिया जाता है। और ये वो उत्पादक थे, डीजल थे, पेट्रोल था, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक आदि को इनको अलग कर और पेट्रोल को निकाल दिया जाता है। इसे काला सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे?
काला सोना भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सोने से भी अधिक मूल्यवान है, सोने से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए इसको काला सोने के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत से सवाल पूछते भी बोर्ड के अंदर कि काले सोने के नाम से किस खनिज को पूछा माना जाता है, या काला सोना किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हो पेट्रोलियम को काला सोने के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे देश, किन किन देशों के अंदर सबसे ज़्यादा भंडार पेट्रोलियम के हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं ईरान, फिर इराक, फिर सऊदी अरब, कतर, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, अल्जीरिया आदि। यहाँ पर पेट्रोल के बड़े बड़े आपको कुएं देखने को मिल जाएंगे। ईरान और इराक के अंदर तो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी सारे चीज़ें जो है पेट्रोल के कुएं हैं और कुछ नहीं है। अब हम बात करें अगर भारत की, भारत के अंदर असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई, कृष्ण और गोदावरी नदियों का डेल्टा आदि, कृष्ण और गोदावरी नदियों के जो डेल्टे के अंदर, वहां पर भी पेट्रोल के बड़े बड़े भंडार आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये था हमारे पास में शक्ति संसाधन, और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके आगे वाले पॉइंट के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कोयला, पेट्रोलियम, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्राकृतिक गैस के बारे में। तो इससे भी जो जितने भी रिलेटिव आपके जो सवाल बनते हैं, छोटे छोटे सवाल, एक एक शब्द के जो सवाल बनते हैं, आप अपनी कॉपी में बनाना, और परेशानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।